नमस्कार। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र राजपुरोहित ऐतिहासिक अध्ययन की इस श्रृंखला में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, मेरी आज की कक्षा महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के BA तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है और इस कक्षा का संबंध है आधुनिक भारत के इतिहास से। विद्यार्थियों, जब भी मैं आपसे आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में बात करता हूँ तो आप ये मानिए कि आधुनिक भारत के इतिहास के विकास की प्रक्रिया 1757 से प्रारंभ होती है। 1757 इसलिए क्योंकि 1757 ये वर्ष था जब पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में प्लासी के युद्ध को जीतकर अपनी राजनीतिक छाप को मजबूत किया। तो इस श्रृंखला के अंतर्गत विद्यार्थियों, आज मैं आपसे बात करूंगा एक जंग के बारे में, एक युद्ध के बारे में। हालांकि इतिहास का संबंध युद्ध से है और युद्ध और जंग का संबंध है उस प्रक्रिया के द्वारा जिसके माध्यम से विजेता व्यक्ति या आक्रामक व्यक्ति उत्पादन और वितरण के संसाधनों पर अपना अधिकार कायम करना चाहता है। याद रहे, इतिहास में जितनी भी जंग हुई है या जितने भी साम्राज्य कायम हुए हैं, उनके पीछे मूल रूप से आर्थिक तथ्य अंतर्निहित थे। यदि उत्पादन और वितरण के संसाधनों पर कब्जा करने की होड़ न होती तो बड़े बड़े साम्राज्य कायम नहीं होते। और यही कारण है कि जहाँ पर उत्पादन और वितरण के संसाधन अनुकूल थे, जलवायु अनुकूल थी, जिंदगी जीने की दिशाएं अनुकूल थी, वहाँ पर बड़े बड़े साम्राज्यों की स्थापना हुई। और यही कारण है कि दिल्ली और आगरा बड़े बड़े साम्राज्यों की राजधानी बने। तो इसी प्रक्रिया के अंतर्गत आज मैं आपसे बात करता हूँ पानीपत की तीसरी जंग के बारे में, जिसे फिलहाल पानीपत की आखिरी जंग कहा जाता है। विद्यार्थियों, 14 जनवरी 1761 को हुआ ये युद्ध, मकर संक्रांति के दिन ये युद्ध था और यह युद्ध मराठा इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और साथ ही साथ मराठे इस दिन को अपने लिए, मराठा जाति के लिए एक बहुत बड़े कलंक के रूप में देखते हैं, क्योंकि विद्यार्थियों, ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें लगभग 75,000 मराठा लोग मारे गए, मराठा सैनिकों की मौत हुई। और इतिहासकार जदुनाथ सरकार का कथन है कि लगभग पूना के हर परिवार से औसतन एवरेज कम से कम एक मौत हुई थी। तो यह जंग जिसने कि भारतीय इतिहास की दशा को बदल दी। आज तक हम ये देखते हैं कि कोई भी जंग या कोई भी युद्ध होता है तो उसका फ़ायदा जीतने वाले पक्ष को मिलता है। लेकिन विद्यार्थियों, यह एक ऐसी भारतीय संदर्भ में पहली निर्णायक जंग थी जिसका फ़ायदा न तो हारने वाले पक्ष को मिला, न तो जीतने वाले पक्ष को मिला, बल्कि इसका फ़ायदा किसी एक ऐसे तीसरे पक्ष को मिला जिसने युद्ध में भाग नहीं लिया। और वह ताकत और कोई ताकत नहीं थी, वह ताकत थी ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत। वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटेन से आई थी, वो ब्रिटेन जिसका क्षेत्रफल राजस्थान से भी छोटा है, लेकिन उस ग्रेट ब्रिटेन के साम्राज्य के बारे में कहा जाता था कि ग्रेट ब्रिटेन का साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था जिस साम्राज्य में सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। लगभग दुनिया की आधी आबादी और आधे भौगोलिक क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य के तले, ब्रिटिश साम्राज्य के ध्वज के तले अधीन थे। तो यह जंग जो इतिहास में पानीपत की तीसरी जंग के नाम से जानी जाती है, इस जंग का फ़ायदा अंग्रेज़ों को हुआ, क्योंकि इस जंग को जीतने के बाद अफ़गान आक्रांता अहमद शाह अब्दाली, वो खुद भी इतना नुकसान उसकी सेना को हो चुका था कि वो इस जीत का फ़ायदा उठाने की स्थिति में नहीं था। और आनन फानन में वो मुग़ल साम्राज्य की अस्थायी व्यवस्था करके पुनः अफ़गानिस्तान की तरफ रवाना हो गया। और मराठे, चूँकि मराठों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था इस युद्ध से, और वे इस स्थिति में नहीं थे कि आगे बढ़ती हुई ब्रिटिश महत्वाकांक्षा को रोक सके। और कम से कम 20 साल तक के लिए हिंदुस्तान ब्रिटिश साम्राज्य की गतिविधियों के लिए एक प्रकार से खुल गया। यह पानीपत की जंग थी जिसके परिणाम स्वरूप 7 साल बाद, यानी प्लासी के 7 साल बाद और पानीपत की तीसरी लड़ाई के 3 साल बाद, यानी 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी की महत्वाकांक्षाएँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उन्होंने बक्सर की लड़ाई में एक ऐसी बड़ी सेना को हरा दिया जिसका नेतृत्व बंगाल के नवाब मीर कासिम के पास था, जिसकी औपचारिक कमांड अवध के नवाब वजीर सुजा-उद-दौला के पास थी, और जिसका औपचारिक नेतृत्व मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय शहजादा अली गौहर कर रहा था। और इस लड़ाई को जीता 1764 में। और बक्सर जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की महत्वाकांक्षा इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उन्होंने मैसूर के टीपू सुल्तान को चुनौती दे दी 1767 से 1769 में। और मैसूर के टीपू सुल्तान के साथ फिर उन्होंने 1780 और 84 में हैदर अली और टीपू सुल्तान के साथ दूसरी जंग लड़ी। 1767 से 69 में हैदर अली को चुनौती दी गई। हालांकि ये लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ रही। और 1780 से 84 के बीच में
टीपू सुल्तान और हैदर अली दोनों को चुनौती दी गई। तो यह पानीपत ही था जिसके परिणामों ने ब्रिटिश महत्वाकांक्षाओं को हवा दी, ब्रिटिश महत्वाकांक्षाओं को नए पंख प्रदान किए। तो आइए हम बात करते हैं उन राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में जिसके चलते हुए हम ये देख रहे कि पानीपत जैसी जंग हुई। विद्यार्थियों, पानीपत की जंग एक ऐसी जंग थी जो हिंदुस्तान में राजनीतिक वजूद को कायम करने के लिए थी, राजनीतिक वर्चस्व को कायम करने के लिए थी। एक तरफ मराठा जो पेशवाओं के नेतृत्व में अपनी ताकत की चरम सीमा पर थे और दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान का आक्रांता अहमद शाह अब्दाली जो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हिंदुस्तान के ऊपर अधिकार चाहता था, हिंदुस्तान को अपने राजनीतिक नियंत्रण में कायम करना चाहता था। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि ये दोनों स्थितियाँ, चाहे मराठा प्रभुत्व की इच्छा हो, चाहे अफ़गान प्रभुत्व की आकांक्षा हो, यह किन परिस्थितियों में पैदा हो रही है। यह तभी संभव होता है विद्यार्थियों जबकि केंद्रीय नेतृत्व कमज़ोर पड़े। वो मुग़ल जो किसी दौर में शक्ति का पर्याय माने जाते थे, वो मुग़ल जो किसी दौर में शोहरत का पर्याय माने जाते थे, वो मुग़ल जो अपने आप में अल्टीमेट पावर था, वो मुग़ल जिनकी ताकत का पूरी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं था, अकबर, जहांगीर और शाहजहाँ के समय की मुग़लकालीन ताकत औरंगज़ेब के जीवन के अंतिम दिनों में तेज़ी के साथ अपने पतन की गर्त की तरफ बढ़ने लगी। यह शक्तिशाली औरंगज़ेब ही था जो मुग़ल साम्राज्य को अपने बाजुओं की ताकत के बूते पर संभाल सका, लेकिन औरंगज़ेब की मृत्यु के पश्चात मुग़ल साम्राज्य तेज़ी से पतन के गर्त की तरफ जाने लगा। और जब केंद्रीय सत्ता कमज़ोर हो तो क्षेत्रीय ताकतों का प्रभावी होना स्वाभाविक है, और क्षेत्रीय ताकतों ने अपनी अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी। मुग़ल दरबार के शक्तिशाली तुरानी दल के नेता चिनकलिज खान, जो आगे चलकर निज़ाम उल मुल्क हैदराबाद के नाम से जाना गया, उसने 1721 में स्वतंत्र हैदराबाद सत्ता की स्थापना की और उसके 3 साल बाद 1724 में अवध के नवाब वजीर शहादत खान बुरहानुल मुल्क ने अवध की आज़ादी की घोषणा कर दी और अवध को अपने आप से केंद्रीय सत्ता से मुक्त कर दिया। मुग़ल दरबार राजनीतिक गुटबंदी का केंद्र बन गया और क्षेत्रीय ताकतें मुग़लों के प्रभाव से धीरे धीरे मुक्त होने लगी। विद्यार्थियों, मैं आपको इस टॉपिक को 2-3 भागों में बांटकर समझाऊंगा ताकि तथ्यों के साथ पूरा न्याय हो सके, हम उन तथ्यों को गंभीरता के साथ समझ सकें। मुग़ल दरबार गुटबंदी के दौर से गुजरने लगा और हम मुग़ल दरबार में तरह तरह के दल देखने को मिल रहे हैं। ईरानी दल जो शहादत खान बुरहानुल मुल्क जैसे सिया लोगों के पास था, तुरानी दल जिसका नेतृत्व निज़ाम उल मुल्क हैदराबाद चिनकलिज खान के पास था, एक तरफ हिंदुस्तानी दल भी था जिसमें भारतीय मुसलमान और राजपूत जैसे लोकल पावर शामिल थे, जिसका नेतृत्व सैयद बंधुओं के पास था, सैयद हुसैन अली खान और सैयद अब्दुल्ला खान। विद्यार्थियों, अभी मैंने आपको इस क्लास के माध्यम से पार्ट 1 के अंतर्गत यह समझाने की कोशिश की किस प्रकार से मुगलिया दरबार की कमजोरी का फ़ायदा उठाकर बाहरी ताकतें यहाँ पे हावी होने की कोशिश कर रही थी। पार्ट 2 के अंतर्गत मैं इस चीज़ को और आगे बढ़ाऊँगा। तब तक अध्ययन करते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय भारत, जय हिंद।